Good morning, my dear friends. Welcome you all. आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है, फाइलोजेनी क्या होता है एंड फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है। एट द सेम टाइम पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली लिनेयस एंड अदर साइंटिस्ट लोग ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल ट्रेड्स, ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पब्लिश करने के बाद साइंटिस्ट लोग मॉर्फोलॉजी के साथ साथ ही फाइलोजेनी को भी कंसिडर करने लगे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। यही हमें बताता है कि टैक्सोनॉमी क्या है एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है। जनरली टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स दो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंसेस भी है। वो डिफरेंसेस क्या है हम अभी देखेंगे। तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स by considering their morphological characters only is known as taxonomy. Then what is systematics? Classification of organisms by considering their morphology as well as phylogeny is the systematics. समझ में आया क्या? टैक्सोनॉमी में हम खाली ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजी के साथ साथ फाइलोजेनी दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी कंसिडर करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि टैक्सोनॉमी समवॉट इजी टास्क है, लेकिन सिस्टमैटिक्स एक डिफिकल्ट टास्क है। सिस्टमैटिक्स इट इज ए ब्रॉड टर्म क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं टैक्सोनॉमी एज वेल एज फाइलोजेनी। मैं आप लोगों को बोला था सिस्टमैटिक्स एक डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन और कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसीलिए अभी तक बहुत कम ऑर्गेनिजम्स लेवल ऑफ सिस्टमैटिक्स तक डिस्क्राइब हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे फाइलोजेनी एंड फाइलोजेनेटिक्स। अभी देखो ये एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है, उसे एक स्पीसीज निकल के आया है, ये एक रीसेंट स्पीसीज। ये एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर से ये स्पीसीज को निकल के आने के लिए कितना टाइम लगा है। एट द सेम टाइम ये एंसेस्टर से ये स्पीसीज का स्टेट आने के लिए क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, ये हिस्ट्री होता है फाइलोजेनी। वही तो बोला, फाइलोजेनी इज द evolutionary history of a species or group of organism. Then what is phylogenetics? अभी देखो ये एक ऑर्गेनिजम्स है, ये एक ऑर्गेनिजम्स है, इस दोनों का बीच में क्या रिलेशनशिप है हमें सिस्टमैटिकली पढ़ाई करना पड़ता है, इसे हम फाइलोजेनेटिक्स बोलेंगे। फाइलोजेनेटिक्स इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, एक फाइलोजेनेटिक ट्री है। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलोजेनी इज द फाइलोजेनेटिक ट्री। हम फाइलोजेनेटिक ट्री को डेंड्रोग्राम भी बोल सकते हैं। मोर प्रिसाइजली डेंड्रोग्राम इज ए जेनेरिक टर्म, it is a broad term, it is applicable to all type of phylogenetic trees such as phenogram, cladogram and phylogram.
तो हमें फाइलोजेनेटिक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें फाइलोजेनेटिक ट्री इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। किसका बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? ये हमें ग्रुप और सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ग्रुप और सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें फाइलोजेनेटिक ट्री रिप्रेजेंट करता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए कौन सा डाटा का जरूरत होता है? ट्रेडिशनली तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखते हुए फाइलोजेनेटिक ट्री बना देते थे, लेकिन आज हम लोगों को मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, अनाटॉमिकल, मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल, फॉसिल कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखना पड़ता है फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे एक फाइलोजेनेटिक ट्री में कौन सा पार्ट होता है। एक फाइलोजेनेटिक ट्री में रूट होता है, नोड होता है, ब्रांचेस होते हैं, क्लेड होते हैं, आउटग्रुप होता है। तो ये क्या है, हम अभी वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। रूट, यहाँ पे देखो रूट दिख रहा है ना आपको। रूट इट इंडिकेट द इनिशियल कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। ये एक इनिशियल कॉमन एंसेस्टर है ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। देन व्हाट इज नोड? नोड भी एक एंसेस्टर है, लेकिन इट इज अ सब्सिक्वेंट हाइपोथेटिकल एंसेस्टर। यहाँ पे नोड दिख रहा है ना, सब्सिक्वेंट hypothetical ancestor है। It is a point where a group of organism divides into further different group. See here it is divided into another group, one group and another group. ये हो गया नोड। तो ब्रांचेस क्या होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच। द लाइन्स विद इन द ट्री आर नोन एज ब्रांचेस। तो ब्रांचेस हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रांचेस हमें रिप्रेजेंट करता है डिसेंट एंड ancestral रिलेशनशिप। दैट इज डिसेंट एंड ancestral रिलेशनशिप को बताने वाला चीज ही ब्रांचेस होता है। अभी देखो एक डिसेंट है, ये ancestor से निकल के आया बोल के हमें पता चलता है ब्रांचेस के द्वारा। अभी हम देखेंगे डिस्टेंस स्केल। डिस्टेंस स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस स्केल रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज के बीच में कितना डिफरेंस है। Distance scale which represent the number of differences between the species. For example, 0.1 डिस्टेंस स्केल है, मतलब इसका मतलब होता है 10% डिफरेंसेस है बिटवीन टू स्पीसीज। अब ये स्पीसीज और 20 स्पीसीज के बीच में 0.1 डिस्टेंस स्केल है, मतलब इसका इस दोनों स्पीसीज का बीच में 10% डिफरेंसेस है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रांच लेंथ। ये एक ब्रांच है, इसका लेंथ देखो ज़्यादा दिख रहा है, एक ब्रांच है इसका लेंथ कम दिख रहा है। तो ब्रांच लेंथ हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन दैट ब्रांच। Branch length greater the branch length, it indicate more the genetic changes have occurred. Lesser the branch length, it indicate lesser the genetic changes occurred in that species. अभी हम देखेंगे अनस्केल ट्री क्या होता है, स्केल ट्री क्या होता है। ये एक अनस्केल ट्री है, ये एक स्केल ट्री है। तो ब्रांच लेंथ आर नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चेंजेस। When branch length is not proportional to the number of changes, then we called it as unscaled tree. That's why all organisms are placed here at the tip of phylogenetic tree. क्यों बोले तो इसमें ब्रांच लेंथ प्रोपोर्शनल नहीं है नंबर ऑफ चेंजेस के साथ। स्केल ट्री क्या होता है? When branch length are proportional to the number of changes occur on that branch,
इज नोन हैज स्केल ट्री। अभी देखो एक स्केल ट्री है, इसीलिए इसमें ब्रांच लेंथ प्रोपोर्शनल टू दी चेंजेस होने के कारण हम डिफरेंट स्पीसीज को डिफरेंट लोकेशन के ऊपर प्लेस किए हैं। क्लेड क्या होता है? अभी देखो, क्लेड होता है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ए common ancestor and all of its descendant. Clade, it is a group of organism that includes the most common ancestor and all of its member or descendant is the clade. आउटग्रुप क्या होता है? ये देखो आउटग्रुप है, मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे आउटग्रुप। तो आउटग्रुप का फंक्शन क्या होता है? आउटग्रुप एक रेफरेंस पॉइंट, एक कंपैरिजन पॉइंट के जैसा काम में आता है इन ग्रुप का ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ये इन ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, इसे हम आउट ग्रुप से कंपेयर करते हुए डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। एक तो है फिनोग्राम, क्लाडोग्राम एंड फाइलोग्राम। पहले हम देखेंगे फिनोग्राम के बारे में। Diagrammatically representation of phenetic classification is the phenogram। एक फिनोग्राम है। फिनोग्राम एक अनस्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है विच इज जनरली बेस्ड ऑन फिजिकल सिमिलरिटी। फिजिकल सिमिलरिटी को बेसिस करते हुए हम फिनोग्राम बना सकते। अभी देखो ये ऑर्गेनिज्म 3, 5 एंड 6 के बीच में फिनेटिक सिमिलरिटी 90% है, वैसे हम फिनोग्राम को फिजिकल सिमिलरिटीज को देखते हुए बनाएंगे। तो इसमें हम बोले हैं अनस्केल्ड, अनस्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है बोल के बोले हैं। इसका मतलब होता है कि इन विच ब्रांच लेंथ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू दी इवोल्यूशनरी चेंजेस। इसीलिए देखो सभी ऑर्गेनिज्म एट द टिप ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री में प्लेस हुए हैं। देन व्हाट इज क्लाडोग्राम? Diagrammatically representation of cladistic classification is the cladogram। ये भी एक अनस्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है which is generally based on the evolutionary relationship, that is recency of descent from a common ancestor। हम क्लाडोग्राम को भी अनस्केल्ड ट्री बोले हैं, क्यों बोले तो इन विच branch length also not proportional to the evolutionary changes, that's why all the organisms see here placed at the tip of the phylogenetic tree। अभी देखेंगे हम फाइलोग्राम। एक फाइलोग्राम है, एक फाइलोग्राम है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री इज द फाइलोग्राम। फाइलोग्राम एक स्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है। It is actually based on the evolutionary relationship and it includes rate and time of evolution also, that's why we are calling it as scaled phylogenetic tree। तो थैंक यू, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे different terms related to the phylogenetic tree such as plesiomorphy, epomorphy, synplesiomorphy, synepomorphy, homology, divergent evolution, analogy and convergent evolution। वेलकम यू ऑल। आज हम ये सेशन में डिस्कस करेंगे different terms related to the phylogenetic tree such as plesiomorphy, epomorphy, synplesiomorphy,
सिनएपोमॉर्फी, होमोलॉजी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉजी एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हाइपोथेसिस क्या होता है एंड हाइपोथेटिकल एंसेस्टर क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाइपोथेसिस का मीन होता है इमेजिन करना और अज्यूम करना। देयरफॉर hypothetical ancestor is assumed ancestor or imagined ancestor। तो hypothetical ancestor क्या होता है आप लोगों को मैं इस इमेज के द्वारा बताना चाहता हूं। आप है, आपका फादर है, आपका ग्रैंडफादर है। आपका ग्रैंडफादर कैसा है आप लोगों को पता था। आपका ग्रेट ग्रैंडफादर कैसा है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता था। लेकिन आपका ग्रेट ग्रैंडफादर का फादर कैसा है आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता है। तो उसे ही हम मानेंगे हाइपोथेटिकल एंसेस्टर। इसे हमें पता चलता है कि हाइपोथेटिकल एंसेस्टर का कैरेक्टर हाउ हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर का कैरेक्टर ऑलमोस्ट ऑल सेम हो सकता है, 90% सेम हो सकता है। वही चीज हम इस इमेज में एक बार समझेंगे। ये एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है। इसमें से पहले निकल के आया ऑर्गेनिजम्स और पहले इवॉल्व हुआ ऑर्गेनिजम्स है प्रोजीमियंस। तो इसे हमें पता चलता है कि हाइपोथेटिकल एंसेस्टर का कैरेक्टर और प्रोजीमियंस का कैरेक्टर ऑलमोस्ट ऑल 90% सेम हो सकता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द फाइलोजेनेटिक ट्री। उसमें से पहले वाला है प्लीजियोमॉर्फी। आपके लिए मैं यहाँ एक कोड दिया हूँ। सिन मतलब सेवरल, प्लीजियो मतलब पुराना वाला कैरेक्टर, एफओ मतलब नए आए वाले कैरेक्टर्स। तो अभी हम पहले डिस्कस कर लेंगे प्लीजियोमॉर्फी के बारे में। एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है, एक रिसेंटली इवॉल्व्ड डिसेंडेंट है। ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर में वन पेयर ऑफ लेग्स था एंड वन पेयर ऑफ हैंड्स था। जैसे कैरेक्टर्स इस रिसेंटली इवॉल्व्ड डिसेंडेंट में भी है ना, तो वही हमें प्लीजियोमॉर्फी बताता है कि प्रेजेंस ऑफ ancestral character in the descendant is the plesiomorphy। अभी देखेंगे हम एफोमॉर्फी। अभी देखो ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है, ये रिसेंटली इवॉल्व्ड डिसेंडेंट है। ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर में क्लास थे, लेकिन इस रिसेंटली इवॉल्व्ड डिसेंडेंट में नेल्स है। तो इसे हमें पता चलता है कि इस डिसेंडेंट में नया कैरेक्टर डेवलप हुआ है। तो वही अपोमॉर्फी बताता है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर स्टेट इन द डिसेंडेंट इज द एपोमॉर्फी। अभी देखेंगे हम सिनप्लीजियोमॉर्फी। सिन मतलब इन सेवरल, प्लीजियोमॉर्फी मतलब पुराना वाला कैरेक्टर। पुराने वाला कैरेक्टर्स इन सेवरल डिसेंडेंट इज द सिम्प्लीजियोमॉर्फी। अभी देखो ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर था, इसमें वन पेयर ऑफ लेग एंड वन पेयर ऑफ हैंड्स है। यहाँ पे देखो सेवरल डिसेंडेंट है, इसमें भी
वन पेयर ऑफ लेग्स एंड वन पेयर ऑफ हैंड्स है ना, तो वही हमें सिंप्लिजियोमॉर्फी बताता है कि presence of ancestral character state in several descendant is the symplecomorphy, or ancestral character state is shared by several descendant is the symplecomorphy. अभी हम देखेंगे सिन एफोमॉर्फी। सिन मतलब इन सेवरल, एफोमॉर्फी में नया वाला कैरेक्टर। अभी देखो ये सेवरल ऑर्गेनिजम्स है, इसमें नया वाला कैरेक्टर्स है हेयर्स, लेकिन ये कैरेक्टर हेयर कैरेक्टर नहीं था हाइपोथेटिकल एंसेस्टर में। तो वही हमें सिनएफोमॉर्फी बताता है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर स्टेट इन सेवरल डिसेंडेंट इज द सिनएफोमॉर्फी, और न्यू डेवलप्ड कैरेक्टर स्टेट इज shared by several descendant is the सिनएफोमॉर्फी। ये हो गया सिनएफोमॉर्फी। अभी हम देखेंगे अटोफोमॉर्फी। इस फाइलोजेनेटिक ट्री को देखो, इसमें खाली एक ही ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग बात कर सकते हैं। ये दूसरे वाला बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो अटोफोमॉर्फी वही बताता है कि distinctive derived traits in a given taxa is the autapomorphy. अभी हम देखेंगे होमोलॉजी। पहले आप लोगों को मैं इस इमेज के साथ कनेक्ट करने के लिए देखता हूं। ये है सेवरल ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गन्स, दैट इज फोर लिम्ब। इस ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देखो, सभी का स्ट्रक्चर सेम है। सभी में ह्यूमरस है, रेडियस एंड ऑल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फालेंजिस भी है। लेकिन इस सभी स्ट्रक्चर का डिफरेंट डिफरेंट काम है। देखो यहाँ पे फ्लिपर्स ऑफ सील पर स्विमिंग के लिए काम में आता है, विंग्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग के लिए काम में आता है, फोर लिम्स ऑफ द हॉर्स रनिंग के लिए काम में आता है, ह्यूमन आर्म्स ग्रास्पिंग के लिए काम में आता है। तो वही हमें होमोलॉजी बताता है कि when organisms are structurally same but functionally different, this condition is known as homology. It is due to common ancestry or divergent evolution. कॉमन ancestry होने के कारण सेम स्ट्रक्चर हो सकता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होने के कारण डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है हम एक बार देख लेंगे। when descendant of same ancestors become more different due to their adaptation to different environment is the divergent evolution. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण न्यू स्पीसीज फॉर्म होता है, स्पीसिएशन अकर होता है। अभी हम देखेंगे एनालॉजी। ये एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट का विंग का स्ट्रक्चर देखो, एक बर्ड है, ये बर्ड का विंग स्ट्रक्चर देखो, ये बैट का विंग है, इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस सभी विंग्स का स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, लेकिन इस सभी विंग का फंक्शन एक ही है, वही फ्लाइंग करना। तो वही हमें एनालॉजी बताता है कि when organisms are structurally different but functionally same, this condition is known as analogy. It is due to convergent evolution. तो convergent evolution क्या होता है हम देखेंगे अभी। when descendant of different ancestors become more similar due to their adaptation to the same environment is the convergent evolution. तो अभी हम देखेंगे होमोप्लासी क्या होता है। होमोप्लासी इक्वल टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही है। होमोप्लासी इज इक्वल टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो मैं आपको होमोप्लासी क्या है एक बार पढ़ के बताता हूँ।
when two or more species developing same characters, though those are from different ancestor, this condition is known as homoplasy. थैंक यू. मुझे लगता है डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू दी फाइलोजेनेटिक ट्री आप लोगों को समझ में आया. हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच हैज मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक ग्रुप. थैंक यू. वेलकम यू ऑल. आज हम ये सेशन में डिस्कस करेंगे different groups of organisms such as monophyletic group, paraphyletic group and polyphyletic group. तो हम पहले देखेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है. यहाँ पे देखो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है एंड एक ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट ऑर्गेनिजम्स है. हम यहाँ पे एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर के ऊपर न फोकस करते हुए एक ग्रुप बनाएंगे. वैसा ग्रुप को ही बोलेंगे हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप. दैट इज व्हेन ए ग्रुप कंटेन single common ancestor and all of its descendants, such group is known as monophyletic group. हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाने के टाइम पे ancestral and descendant relations के ऊपर ज़्यादा फोकस देने के कारण एट द सेम टाइम ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस न देने के कारण हम बर्ड्स को रेप्टिलिया ग्रुप में रखा है. अभी हम देखेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप. यहाँ पे देखो एक कॉमन एंसेस्टर है एंड एक ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट ऑर्गेनिजम्स है. हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए एक ग्रुप से बर्ड को निकाल के रिमेनिंग डिसेंडेंट एंड एंसेस्टर को मिला के एक ग्रुप फॉर्म किया है. वैसा ग्रुप को ही हम बोलेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप. दैट इज व्हेन ए ग्रुप कंटेन्स ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर एंड सम but not all of its descendants, such group is known as paraphyletic group. हम पैराफाइलेटिक ग्रुप फॉर्म करने के टाइम पे ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस देने के कारण हमें पता चला है कि बर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिराइव्ड कैरेक्टर्स है. एट द सेम टाइम बर्ड्स दूसरे रेप्टिलिया से दिखने में भी डिफरेंट दिखता है. इसीलिए हम इसे रेप्टिलिया ग्रुप से निकाल के डिफरेंट ग्रुप दैट इज एओस ग्रुप में रखा है. अभी हम देखेंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप. यहाँ पे देखो एक ऑर्गेनिज्म है बर्ड, अनदर ऑर्गेनिज्म है बैट. तो बैट का एंसेस्टर भी दूसरा है. एट द सेम टाइम बर्ड का एंसेस्टर भी डिफरेंट है. लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण एंड ये दोनों भी फ्लाइंग वर्टिब्रेट होने के कारण हम इसे एक ग्रुप में रखेंगे. नहीं तो हम इसका एक ग्रुप बनाएंगे. सच ग्रुप को ही हम बोलेंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप. दैट इज व्हेन ए ग्रुप कंटेन्स different convergent descendants of different ancestor is known as polyphyletic group. That is when a group contains different convergent descendants of different ancestor is the polyphyletic group. Thank you. In the next session
we will discuss about three schools of classification, that is phonetic system of classification, cladistic system of classification, and evolutionary system of classification. Thank you. वेलकम यू ऑल। अभी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे थ्री स्कूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज वन phonetic system of classification, cladistic system of classification, and evolutionary system of classification. आप लोग एक बार ये इमेज को देखो। इसमें है पीटर स्नीथ एंड रॉबर्ट सोकल। दे आर द प्रोपोनेंट ऑफ phonetic system of classification. See here Willi Henning, he is the proponent of cladistic system of classification. तो चलो फिर हम देखेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इंडिविजुअली। तो पहले हम देखेंगे phonetic system of classification को। Classification of the organisms by considering physical similarities is known as phonetic system of classification. Major proponent of phonetic system of classification are Peter Sneeth and रॉबर्ट सोकल। फिनेटिस्ट लोग कभी भी इवोल्यूशनरी रिलेशंस के जिक्र में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि हम लोग कभी भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सच में और सही में नहीं पहचान पाएंगे। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज नोन एज फिनोग्राम। यहाँ पे देखो ये फिनोग्राम है। Phenogram, it is a diagram constructed on the basis of numerical analysis of phonetic data, that is a character present है, a character absent है, like that. Hence we also called as phonetic system of classification has numerical system of classification or taximetric. This classification system considers plesiomorphy and sympplesiomorphy to construct phenogram, that is it considers ancestral characters to construct a phenogram. लेकिन हम इस सिस्टम को मॉडर्न सिस्टमैटिक्स में रेयरली यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे क्लाडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स by considering their evolutionary relationship, that is a recency of descent from a common ancestor, is known as cladistic system of classification. यहाँ पे एक बार आप इमेज में देखो, ये एक ancestor है, ये ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट है। हम एक ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट और ancestor को मिला के एक ग्रुप फॉर्म करके उसे क्लासिफाई कर दिए, तो उसे ही हम बोलेंगे क्लाडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Diagrammatically representation of cladistic system of classification is known as cladogram. Diagrammatically representation of cladistic system of classification is known as cladogram. यहाँ पे देखो एक cladogram ये है। This classification system considers epomorphy and synepomorphy, that is derived character or new characters to construct cladogram. Cladistic system, it was proposed by Willi Henning in 1950. This is the system, it is most commonly used in the modern systematics. लेकिन इस सिस्टम में हम खाली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन रेट एंड टाइम ऑफ इवोल्यूशन को इग्नोर करते हैं। तो ये एक क्लाडिस्टिक सिस्टम का ड्रॉबैक है। इसके कारण ही देखो ये बर्ड्स है ना, हम बर्ड्स को क्लास रेप्टेलिया में रखा है। एक्चुअली इसे तो हम क्लास एउस में रखने का था, लेकिन ये क्लाडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक होने के कारण हम बर्ड्स को रेप्टिलिया क्लास में रखा है।
तो अभी हम देखेंगे evolutionary system of classification. This is the synthesis of both, that is phonetic and cladistic system of classification, and this system considers a rate and time of evolution for classifying the organisms. इसके कारण तो यहाँ देखो, बर्ड्स को हम सेपरेट ग्रुप एव्स में क्लासिफाई किया है। क्यों बोले तो इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रेट ऑफ इवोल्यूशन को कंसिडर करता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसके लिए हम रेप्टिलिया ग्रुप से निकाल के बर्ड्स को एव्स ग्रुप में रखा है। ये है इवोल्यूशनरी सिस्टम का पॉजिटिवनेस एंड परफेक्टनेस। यही है 3 स्कूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू।